नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा के लिए। यूथ पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। आज हम लोग 5वें प्रैक्टिस सेट को करेंगे। आपको बता दूं, यह प्रैक्टिस सेट आगामी जो परीक्षा होने जा रही है 30 अप्रैल को 1 दरोगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर 10 से 15 प्रश्न भी इन प्रैक्टिस सेट से फंस गए तो समझ लीजिए आपके लिए वो एडिशनल होगा। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य है। आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, सब जानते हैं 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। सिलेबस का सीधे टॉपिक है, यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा। ये वाला प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। चौथा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आगार का विस्तार नहीं है? कह रहा है कि नीलगिरी किस में नहीं है, तो नीलगिरी का फैलाव है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, इनमें फैलाव है। तो इसका जो नीलगिरी का जो फैलाव है वह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी नहीं फैली हुई है, बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है भूमंडलीय हेक्टेयर। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? जो बहुउद्देशीय वृक्ष होते हैं उन्हीं को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत उन्हीं के रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बात करें अगर हम सामाजिक वानिकी की, तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया था। सातवां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बायोम के क्षेत्रों में निम्नलिखित में क्या नहीं आता? कह रहा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बायोम के क्षेत्रों में क्या नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः दक्षिण पश्चिम अमेरिका, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आता है। तो नियोट्रॉपिक्स मुख्यतः वेस्ट इंडीज, इंडो मलेशियाई क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखीय सदापर्णी वर्षावन क्षेत्रों को छोड़कर पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इन सब में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बायोम का विस्तार है। लेकिन जो उत्तरी अमेरिका मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका का क्षेत्र है, यह इस क्षेत्र में नहीं आता है। अगर इसकी बात करें तो यह भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आएगा। आठवां प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। आठवें का जो राइट आंसर हुआ है सौर ऊर्जा। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, अपितु यह पर्यावरण को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 10वें प्रश्न के बारे में। भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस उद्देश्य के साथ लागू किया था? तो वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवों और वनों उत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। 11वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो सब जानते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में स्थित है। बिल्कुल। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, तो इसका विस्तार देहरादून में है भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। बिल्कुल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
जबलपुर में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है, लेकिन जबलपुर में नहीं स्थित है, अपितु यह भोपाल में स्थित है। इस तरह से प्रश्न आएगा तो थोड़ा सा तो हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब जिला इतना किसको याद होता है। लेकिन महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान सब जानते हैं, उत्तराखंड में इतना तो जानते ही हैं, तो समझ लीजिए देहरादून भी सही कर सकते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसका विस्तार कई जिलों में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का, तो देहरादून में इसका विस्तार है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये तो सब जानते हैं भरतपुर में है, क्योंकि इसको भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में ना होके भोपाल में स्थित। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नांकित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, बिल्कुल सही है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है? ना, ये महाराष्ट्र में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, और आपको बता दूं यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? 15 नंबर प्रश्न, गुंडी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो गुंडी नेशनल पार्क तो टाइगर रिजर्व में शामिल ही नहीं है। हम बात करेंगे कौन सा एक सही इसमें थे, तो गलत हो गया। नामदफा नेशनल पार्क शेरों के लिए है, यह भी गलत है। जालदापारा एक जीव मंडल रिजर्व है, यह भी गलत है, नहीं है। कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है, तो हम सब जानते कच्छ का रण एक जंगली गधे के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य, अगर वन्य जीव अभयारण्यों की बात किया जाए तो यह सबसे अधिक है अंडमान में। सबसे पहले तो ये जानते रहिए, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक है। अंडमान निकोबार में अगर हम बात करें तो करीब 96 वन्य जीव अभयारण्य है। शब्दावली को ध्यान रखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाता तो मध्य प्रदेश राइट आंसर होता, लेकिन ये वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अंडमान के बाद दूसरे स्थान पे है, और यहाँ 49 वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो महाराष्ट्र इसमें राइट आंसर होगा। भारत के और राज्यों में अगर सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो महाराष्ट्र में ही है। यूटी में बात करें तो अंडमान और निकोबार में है 96 के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ पे स्थित है? 17 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चिनार वन्य जीव विहार केरल में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही बात। भितरकनिका उड़ीसा में, बिल्कुल सही। पिचवरम कहाँ पे है? तो पिचवरम है तमिलनाडु में। बेम्बानद क्या कर्नाटक में है? ना, बेम्बानद कहाँ पे है? तो बेम्बानद स्थित है केरल में स्थित है, तो यही गलत हो जाएगा। बेम्बानद कर्नाटक में नहीं स्थित है, अपितु यह कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है, झील है। बात करेंगे हम लोग कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 19 का जो देखते हैं इसमें, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी, बिल्कुल सही। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं, यह भी सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो यही गलत है, याद रखेंगे, यह गलत है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो यह UNFCCC सचिवालय द्वारा प्रवर्तित की गई। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। 20 नंबर प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना शुरू कब हुई? 2008 में।
किसने कितने मिशन के साथ हुआ, तो 8 मिशनों के साथ शुरू हुई। कह रहा इनमें से कौन एक मिशन नहीं है, तो सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो जो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं है, बाकी सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन यह सब शामिल है। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वर्ष 2011 के लिए विषय वस्तु है वन प्रकृति आपकी सेवा में, तो ये तो प्रश्न ऐसे कभी नहीं आएंगे। यह जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा वन पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंध को रेखांकित करता है। और भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2011 के विश्व मेजबान के रूप में इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2011 के विश्व मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। 2011 के घोषित किया गया था, लिखा जाएगा यहाँ पे, किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष 2011 के लिए विषय वस्तु वन प्रकृति आपकी सेवा में, यह जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध को रेखांकित करता है। तो यह भी सही है, यह भी सही है। और भारत विश्व पर्यावरण दिवस 2011 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया था। तो यह तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इतना याद रख लेंगे, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP था वह वर्ष 2011 के लिए भारत मेजबान था, इसीलिए यह प्रश्न यहाँ पे बना दिया इन लोगों ने। बन भी सकता है यह प्रश्न। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान से तो एक प्रश्न आना ही आना। कहाँ है, नीरी जिसको बोलते हैं हम लोग, या नागपुर में स्थित है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं नीरी। कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न के बारे में, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। सब जानते हैं मध्य प्रदेश में करीब 77,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा वन क्षेत्र फैला हुआ है मध्य प्रदेश में। उसके बाद दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। 25 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा साइबेरियन। किस प्रकार के मौसम में, तो साइबेरियन प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग मानसूनी वन बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह करीब 42% क्षेत्र में भारत के पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान वनों में नहीं आता। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन, ये सभी आते हैं। बाकी संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि, ये सभी राष्ट्रीय वन नीति के वन संवर्ग में आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान इसमें नहीं आता। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में सूची 1 वनों के प्रकार हैं और कुछ प्रदेश हैं, उनको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पहले मिला लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होगी। तो इसका जो देख लेते हैं, किस ए का किसमें मिलान करेंगे, ए का मिलान करेंगे शिलांग पठार और सह्याद्री, जो कि पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और शिलांग पठार मेघालय के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पे कितनी वर्षा होती। अब बता रहे मानसून, जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। मानसून के बारे में अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर का पठार और शिवालिक क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होती है। शीतोष्ण के बारे में हम बात करें तो इसका हम लोग मिलान करेंगे पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी क्षेत्र में। और कच्छ आप सब जानते हैं पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती कच्छ वनस्पति। ए का 2 देखेंगे जिसमें होगा वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा इस क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक तिलहनी फसल है। मसूर, सूर्यमुखी, लोबिया या फिर बरसीम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुखी। 31 प्रश्न है,
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो फसल विविधीकरण, विविधरूपण, सिंब अधिक, टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि, यह सभी को पारितंत्र के अनुकूल कृषि माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठेकेदारी कृषि पद्धति को लागू करने में जो सबसे अग्रणी है वह राइट आंसर है पंजाब। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, उपाध्य प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश या फिर आर्द्र प्रदेश? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा शुष्क प्रदेश। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र में सबसे अधिक शुष्क प्रदेश का प्रतिशत है। बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक प्रदेश अपने आर्थिक आधार से सही सुमेलित नहीं है? कनेडियन प्रेरीज बसंत ऋतु की गेहूं की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटाइन पंपास या पंपाज लिखा हुआ है, पंपास। गोमांस पशु रैंचन, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स चलवासी पशुचारण, तो डाउन्स की जो मैदान है वह ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण पूर्व में। यहाँ मरे डार्लिंग नदी का बेसिन होने के कारण गेहूं की बहुत अच्छी खेती होती है, ना कि पशुपालन होता है। तो ऑस्ट्रेलियाई जो डाउन्स मैदान है वह गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। मरे डार्लिंग नदी की घाटी भी यहीं पे है, इसलिए इसको गेहूं की खेती के लिए अच्छा समझा जाता है। उसके बाद है डी है, सही है। दक्षिण अफ्रीकी बेल्ट मक्का उगाना, सही है। तो ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स मैदान गेहूं के लिए फेमस है, क्योंकि मरे डार्लिंग नदी की घाटी के कारण अच्छी खासी वहाँ उर्वरक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। तो गेहूं की खेती के लिए एक अच्छा क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स का मैदान है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राज़ील में ऐसा पाया जाता है। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? 37। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर टुंड्रा। इन पारिस्थितिक वर्गीकरण के धवलता परिणाम एल्बिडो बैलूज का घटता क्रम क्या होगा? 38 के बारे में बात कर रहा है, एल्बिडो का घटता क्रम कह रहा है। तो सबसे अधिक एल्बिडो जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा टुंड्रा क्षेत्र में। तो जो टुंड्रा होगा ये पहले नंबर पे होगा। 4 नंबर पे दूसरा स्थान टैगा का होगा। सबसे पहले टुंड्रा होगा, फिर टैगा होगा, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार पाया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय सदापर्णी 2 होगा और अंत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो गया 4, 1, 2, 3। 39 नंबर प्रश्न है, शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 39 नंबर जो प्रश्न जो राइट आंसर है वह है पॉड ज्वाल मिट्टी पाई जाती है शंकुधारी वनों में। 40 नंबर प्रश्न है, और अब कर बता दें पॉड ज्वाल मिट्टी के बारे में। शंकुधारी कोणधारी टैगा वनों में यह मिट्टी पाई जाती है पॉड ज्वाल मिट्टी। उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र के समीप टुंड्रा जियोम में कोई वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पृष्ठ मृदा अस्थायी तुषार भूमि के तले बद्धवत बर्फ मूल समृद्ध को निरुद्ध कर देती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र के समीप टुंड्रा जियोम में कोई वृक्ष नहीं पाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, एक ऊर्जा का पिरामिड सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? तो ऊर्जा के पिरामिड में जो सबसे ऊपरी भाग होगा वह होगा गौण उपभोक्ता का। किसका? गौण उपभोक्ता का। और ऊर्जा पिरामिड आपको बता दूं हमेशा सीधा बनता है, हमेशा कुछ इस टाइप का बनेगा ऊर्जा पिरामिड। निम्नलिखित में क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता? 42 राइट आंसर, परिस्थिति प्रदान करना क्या परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? परियोजना कार्य सोपान के अंतर्गत नहीं आता। परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना, लागू करना, निर्दिष्ट प्रक्रिया देना, ये सब कार्य परियोजना सोपान के अंतर्गत आता है। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी का अजैविक घटक है? कवक, पौधे, ह्यूमस या फिर बैक्टीरिया? 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ह्यूमस एक अजैविक घटक है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। 44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मांसाहारी किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम। तो जो 46 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन प्राणियों के आवासों का विनाश हो जाता है, जल चक्रमण पर प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन होता है, तीनों सही हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1916 में हुई और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। याद रखेंगे, मुख्यालय से भी प्रश्न बन सकता है, कोलकाता में इसका मुख्यालय स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? 48 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में स्थित है। संस्थान याद रखेंगे, खासकर जो प्रैक्टिस सेट में संस्थान आ रहे हैं उनको जरूर याद रखेंगे, प्रश्न बन जाएगा तो आपको पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में किससे है? 49 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संरक्षण से। अभ्यारण्यों का संबंध होता है वन्य जीव संरक्षण से। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी नई दिल्ली में? बिल्कुल नहीं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण 50 नंबर प्रश्न है, इसमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में है, सब जानते हैं, और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। उसके बाद अगर हम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। भारतीय वन्य जीव संस्थान कोयम्बटूर में? बिल्कुल नहीं, या तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर नहीं अपितु LKO लखनऊ में स्थित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में पारित हुआ। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? 52 नंबर प्रश्न है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। 53 नंबर प्रश्न है, फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई कर देना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अविराम खेती। अविराम खेती या रिले क्रॉपिंग कहलाती है। मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। टमाटर में कौन सी ऐसी मिश्रित फसल उगा दें कि उससे इसका जो एक बीमारी जो होती है बेधक कीट, उससे बचाव किया जाए? तो टमाटर में अगर गेंदा का फूल उगा दें बगल में टमाटर के, तो टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया 54 का। 55 नंबर प्रश्न है, शिफ्टिंग खेती में क्या करते हैं? शिफ्टिंग खेती में भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें हैं, तो कुसुम का प्रयोग करते हैं बचाव की किसी अन्य फसल के बचाव के लिए। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन भूक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? पेड़ लगाना। तो पेड़ लगाना भूक्षरण के लिए थोड़ी ना उत्तरदायी होगा। 57 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपक्षय के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी खनिज है। अपक्षय के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी खनिज कौन सा हो सकता है? तो यह है कोरंडम। 59 नंबर प्रश्न है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना को स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? 59 नंबर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हरित ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भारत की प्रथम अभिसरण परियोजना गोवा में। 60 प्रश्न है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों का संख्या 9 है। बिल्कुल सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो संबंध 1977 प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से नहीं है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 इसमें सही है। 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो यह 1999 से 2000 के मध्य प्रारंभ की गई। 62 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 62 का राइट आंसर है अक्टूबर 1999 में। महत्वपूर्ण हो सकता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।
उसके बाद भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? इसका जो राइट आंसर है वह 1992 हो जाएगा। 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? 65 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, WG रोजेन, इन्होंने ही बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन के प्रणेता, अगर इन चारों में देखें तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हो जाएंगे। 67 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? 67 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है राजस्थान में। और घाना नेशनल पार्क के बारे में बात करें, इसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है और यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर में स्थित है, उसी को घाना नेशनल पार्क बोलते हैं। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल के बारे में अगर हम बात करें तो यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है या उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? 70 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। ए पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतुओं में भी होता है। अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है। 71 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही। उत्पादक और प्रायोजक कंपनियों के बीच में अनुबंधित कृषि के लिए समझौता होता, ध्यान दे लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। रिसेशन फार्मिंग क्या है? 72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना रिसेशन फार्मिंग कहलाती है। इसे हम हिंदी में दियारा फार्मिंग भी कहते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप में एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। 73 का राइट आंसर होगा, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहते हैं। भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहलाती है। एले क्रॉपिंग का क्या तात्पर्य है? 74 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना एले क्रॉपिंग कहलाता है। 74 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एले क्रॉपिंग का तात्पर्य है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना। 75 नंबर प्रश्न है, अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं, इस स्थिति के अधीन क्या होगा? 75 अगर अत्यधिक वर्षा होगा तो मृदा क्षारीय हो जाएगी। आपको बता दें, क्षारीय मृदा के 2 कारण हो सकते हैं, अत्यधिक वर्षा भी और न्यून वर्षा भी, ये दोनों कारण हो सकते हैं क्षारीय मृदा के लिए। लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है वह अत्यधिक वर्षा ही होती है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा से जो ज़मीन में सोडियम होता है उसका निच्छालन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगी, इस तरह से पूरी मृदा क्षारीय हो जाएगी। भारत में जमीन अवक्रमण पर प्रभाव डालने वाला मुख्य कारण क्या है? 76 राइट आंसर, जल काट भारत में जमीन अवक्रमण पर प्रभाव डालने वाला मुख्य कारण है, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जल काट लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे 77 नंबर पर, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसे क्या कहते हैं? उसकी बात करें उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बोलते हैं। नाबार्ड के बारे में अगर MSP के बारे में बात करें तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार 22 या फिर कभी कभी 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है एवं गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP की सिफारिश करती है। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, तो यह बनी है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु 1982 ईस्वी में बनी है शिवरामन समिति की सिफारिश पे। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? 79 मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? तो कई तरह की फसलें उगाना तथा साथ में पशुपालन भी करना, इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। कृषि आय बीमा योजना,
कब प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई 2003-4 में। कृषि आय बीमा योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2003-4 के दौरान रबी के मौसम में रबी की फसल से शुरू हुआ। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना, साइलेंट वैली परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बना। यह मृदा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? तो जहाँ पे पाई जाएगी साइलेंट घाटी या मौन घाटी वहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। पृथ्वी प्लस सम्मेलन +5 कहाँ आयोजित हुआ? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, +5 कर देंगे। 1997 में पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ। 1997 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे हुआ था? तो यह न्यूयॉर्क में हुआ था। यह भी याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में हुआ था। बात करेंगे 33 प्रश्न के बारे में। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है चरम अवस्था, क्लाइमैक्स कहलाता है। चरम अवस्था, एक टिकाऊ जैव समूह चरम अवस्था कहलाता है। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितना है? तो भारत में अगर हम बात करें तो 10 है जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी क्या कहा जाता है? 85 का जो राइट आंसर है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, यही सत्य है। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? 87 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक व रासायनिक प्रदूषक मृदा प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, यह मानवजनित स्रोत है। बाकी पौधों के रोगाणु तथा पीड़क, जानतो अपशिष्ट, पौधों का क्षय, यह सब मृदा प्रदूषण का प्राकृतिक कारक है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल या फिर जैवमंडल? राइट आंसर होगा जैवमंडल। जैवमंडल की बात करें तो यह सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि है 33%। खाद्य श्रृंखला है। 90 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण खाद्य श्रृंखला के द्वारा ही होता है। जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थी? तो थी मेधा पाटेकर। 91 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब तक 6 भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है और सबसे पहले मेधा पाटेकर को मिला था। अगर हम इसको ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। और मेधा पाटेकर के बारे में बात करें तो इनको सब जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत फेमस हुई थी। आगे हम लोग बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? 92 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना हुई है पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत 1991 में। मुख्यालय की बात करें अगर इसका तो यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून में। 93 नंबर प्रश्न, विश्व वन्यजीव निधि WWF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्थापना की बात करें WWF का तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे 94 नंबर प्रश्न, किस अभ्यारण्य को बेम्बानद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। राइट आंसर होगा इसका, महत्वपूर्ण है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को बेम्बानद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कुमारकोम को। 95 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी? 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। वन दरोगा के कार्य क्या हैं? वन दरोगा के कार्यों के बारे में बात करें तो वन अपराधों की विवेचना, अपराधियों की गिरफ्तारी, वनों के विकास कार्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। पर्यावरण के बारे में शिक्षा का अर्थ है 97 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वृक्षों, जंतुओं, जलाशयों इत्यादि के बारे में सीखना, यही पर्यावरण के बारे में शिक्षा का अर्थ है।
निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है? मृदा निम्नीकरण, वन उन्मूलन, वर्षा जल का संग्रहण या फिर जनसंख्या विस्फोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वर्षा जल संग्रहण। यह पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। मृदा निम्नीकरण, वन उन्मूलन और जनसंख्या विस्फोट यह सब क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कचरे का खराब प्रबंधन आदि ये सब पर्यावरणीय मुद्दा हैं, लेकिन वर्षा जल का संग्रहण कोई पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। 99 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए क्यों जिम्मेदार होते हैं? उत्तरदायी होंगे। तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड जिम्मेदार होते, दो के दोनों जिम्मेदार हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अंतिम प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थलीकरण का एक कारण नहीं है? जल की कमी, वनों उन्मूलन, अति चराई और बड़े बांध। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े बांध। बड़े बांध मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जल की कमी, वन उन्मूलन, अति चराई तथा जलवायु परिवर्तन आदि तो मरुस्थलीकरण के कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़े बांध इसका कारण नहीं है। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट पाँचवां भी समाप्त हो गया है। 5 प्रैक्टिस सेट और बचे हुए हैं। 10 प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है यूथ का, वह भी बहुत जल्द आपको करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लगातार देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी अगर सलाह देना है तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।